नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, एक अंदर खाने की खबर निकलकर सामने आ रही है इंडिया गठबंधन से। कहा यह जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब इंडिया गठबंधन में आने के लिए राजी हो रही हैं और उन्होंने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी इंडिया गठबंधन के सामने, जो तमाम नेता हैं उनके सामने रख दिया है। क्या है वो अंदर की खबर, क्या है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, अंदर की खबर जानने के लिए भरत भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। भरत भाई, पहले तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी दीजिए, जो हवा में तैर रही है जानकारियां, जो बहस छिड़ी हुई है, क्या है वो? देखिए, 30-30 वाला जो फॉर्मूला है, इसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में आज हर वोटर और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला हर जानकार और विश्लेषक कर रहा है कि 30-30 वाला फॉर्मूला अगर आया है। देखिए, राजनीति में हवा ऐसे ही नहीं चलती है, कहीं से अगर झोंका आया है तो ऐसे ही नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मायावती जी की आपने बात करी, इस फॉर्मूले पर हम बात करेंगे या फिर इस पर पहले बात कर लेते हैं, चलिए। क्योंकि 30-30 वाला जो फॉर्मूला है, ये मायावती जी के लिए नया नहीं है। इससे पहले जब सीट शेयरिंग हुई थी तो 37-38 क्या है ये 30-30 फॉर्मूला, पहले वो तो बताइए। चलिए, 30-30 वाला जो फॉर्मूला है, जो इस समय निकल कर बाहर आया है, वो ये है कि कहा जा रहा है कि बहन जी चाहती हैं या बसपा चाहती है कि उनको गठबंधन, अगर किसी स्थिति में गठबंधन में उनको लेना चाहते हैं लोग, तो उनको 30 सीटें दी जाएं। हालांकि ये पुष्ट नहीं है, लेकिन 30 का जो फॉर्मूला है वो निकल के आया। 30 बहन जी, 30 अखिलेश यादव और 10 कांग्रेस, 30-30 60, 10-70 हो गई, 8 आरएलडी और 1 चंद्रशेखर और 1 अपना दल कमेरावादी, यानी पल्लवी पटेल। ये फॉर्मूला जो है आज बहुत जबरदस्त वायरल हो रहा है। लेकिन फिर दर्शकों कहते हैं, क्योंकि हम लोग भारत एक सोच पर कोई हवाई बातें नहीं करते हैं, तो ये पुष्ट खबर मायावती जी की तरफ से नहीं है। लेकिन राजनीति में अगर खबर निकल कर बाहर आई है तो उसके मायने बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि 30 और 30 का जो फॉर्मूला निकल कर आया है, ये फॉर्मूला नया नहीं है। बहन जी इस फॉर्मूले पर काम कर चुकी हैं 2019 में, और इस फॉर्मूले पर भयंकर रिजल्ट भी मिले हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला अब 30-30, 10-10, 8 और 2 का आया है, ये फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा सकता है। कैसे, वो भी मैं आपको बता सकता हूं। इसी पे आ रहा था, कैसे आ सकता है? इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे कह सकते हैं? ऐसे आ सकता है क्योंकि जिन लोगों ने 2022 का चुनाव देखा है अनुज जी, उन लोगों ने ये देखा है कि 2019 का चुनाव जिन लोगों ने देखा है, उन लोगों ने ये देखा है कि बहन जी जब 38 सीटों पर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में लड़ी थी, तो उनका वोट शेयर था 19%। पकड़ कर रखिएगा, अखिलेश यादव 37 सीटों पर लड़े थे। मैं लिख लेता हूं, ठीक है, आप बोलते रहिए। अखिलेश यादव जब 37 सीटों पर लड़े थे, तब उनका वोट शेयर था 18%। तो ये 18 और 19 मिला दीजिए, ठीक है, आगे बताइए। 18 और 19 जोड़ दीजिए, तो तभी मुझे लगता है 34% के आसपास पहुंच रहा है। 18 और 19 का ये फॉर्मूला 35% पहुंच रहा है। 18 और 19 35 पहुंच गया। 37 पहुंचेगा ना? हाँ, 18 और 19, हाँ 37 पहुंचेगा। 37%। एक तरफ ये पकड़ कर चलिएगा दर्शकों आप कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में जब भयंकर 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 लहर में लड़ रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 49% था। और 49% के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटें हासिल की थी 2019 में। ठीक है, आगे बोलिए। 49%। अब इस 49% को कैसे पीट सकता है ये गठबंधन, आप इसको देखिए, चुटकी में समझ में आ जाएगा। और मैं इसमें अदर बैकवर्ड की जो बाकी जनसंख्या है, जो 50-55% है, उसको मैं नहीं जोड़ूंगा। तब भी बहन जी का आप जोड़ लीजिए 20% दलित वोट। और ये मैं 20% आज इसलिए जुड़वा रहा हूं क्योंकि इससे पहले एक चर्चा में मैंने आपको जुड़वाया था सिर्फ और सिर्फ जाटो वोट बैंक 12-13% का, ठीक। लेकिन आज मैं आपसे ताल ठोक कर कहता हूं कि आप 20% जोड़िए, 19% जो बहन जी का वोट है। आप यहां पर लगा रहे हैं जाटो और 10% दलित। हाँ, टोटल जो दलित समाज में अलग अलग जातियां हैं, जिनमें जाटव हैं और भी पासी समाज है और भी समाज है, तो सबको मिलाकर 19% दलित वोट बैंक होता है। तो पकड़ कर चलिए 19% दलित वोट बैंक। वो किस लिए है, वो भी मैं यहीं पर क्लियर कर दूं। वो इसलिए है क्योंकि आज मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद ने जिस तरीके का वीडियो डाला है, उसने कोहराम मचा दिया है और उसने दलित वोटर के भीतर फिर से नई भावना जागृत कर दी है। फिर से नया जो तेज है, जो भीतर का जो सोई हुई शक्ति थी, उसको फिर से वापस जागृत कर दिया है कि हमारे लिए अब बहन जी ने युवा शक्ति को लड़ने के लिए खड़ा कर दिया। और उन्होंने वीडियो में जो कहा वो बहुत शानदार बात कही कि हम मिलेंगे, हम लड़ेंगे,
फिर से लड़ेंगे साथियों, अपने हिसाब से लड़ेंगे और नई लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ये बात स्वीकार करी अपने वीडियो में और बताया। खैर ठीक है, वो इसीलिए मैंने पूरा दलित वोट बैंक यहाँ पर लिया है 19%। ठीक, आप जोड़िए 20% आ गया। 20% आप दलित वोट बैंक जोड़िए। 20% जोड़ा, जोड़ दिया। अब यहाँ पर आप जोड़िए 20% अल्पसंख्यक वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक 20% जोड़ा आपने। अब पिछड़ों में आप ज्यादा मत जोड़िए, 55% पिछड़ा मत जोड़िए, सिर्फ और सिर्फ 15% यादवों को जोड़िए। 15 मत जोड़िए तो 10% ही यादवों को जोड़ लीजिए। 10% यादव, 10% यादव केवल जोड़ लीजिए आप, ठीक है। हालांकि निकलेंगे ज्यादा, लेकिन आप 10% यादव जोड़ लीजिए यहाँ पर। तो आपने क्या जोड़ा? जोड़ा 50% हो गए मुस्लिम और बीएसपी का वोट बैंक 20% 20% और 10% यादव। 10% यादव। पिछड़ा नहीं जोड़ा आपने। जो पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, गैर यादव पिछड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो हमने यहाँ पर नहीं जोड़ा है। तो 20%, 20% और 10%, ये तीन चीजें हमने जोड़ी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया है भरत जी 50%। और 49% आप बता रहे हो कि 2019 में बीजेपी जीती थी। जी, बीजेपी 2019 में 49% वोट के साथ जीती थी। इसमें 7% वोट भारतीय जनता पार्टी के बढ़े थे 49 में भी, क्योंकि 7 प्लस हुए थे। 2014 में 49 - 7 करिए, 7% वोट इसलिए बढ़े थे क्योंकि इनकी प्रचंड लहर थी पुलवामा के लिए और सर्जिकल स्ट्राइक और इन सब चीजों के लिए। तो कर दिया इसको 42%। 42% पिछली बार था, आप 49 पर ही लेकर चलिए। तो अगर बहन जी का, अखिलेश यादव का केवल यादव वोट और बहन जी का केवल दलित वोट और केवल मुस्लिम वोट जोड़ देते हैं तो गिरता है 50% पर। और इस 50% में पिछली बार क्या हुआ था कि आप कहेंगे कि पिछली बार भी तो कांग्रेस, अखिलेश और राहुल, माफ करिएगा, बहन जी और अखिलेश यादव साथ थे, तो क्या उखाड़ लिया था जी? 2019 में हार तो गए थे, 18% वो लाए, 19% वो लाए। लेकिन इस बार जो आप 30, 30, 10 और 2 का ये फॉर्मूला आप बता रहे हैं, अगर ये फॉर्मूला काम करता है, बहन जी साथ आती हैं 30 सीटों पर, अखिलेश 30 सीटों पर, 10 सीटों पर कांग्रेस, 8 सीटों पर आरएलडी, 2 पर अन्य, अगर ये फॉर्मूला काम करता है तो फिर तबाही मचेगी उत्तर प्रदेश में। तो आपने कांग्रेस के 6% के आसपास था वो नहीं जोड़ा? कांग्रेस का 6% हमने नहीं जोड़ा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अब ये भी कहेंगे कि भरत भाई आप ये बताओ कि पिछली बार फिर क्यों हार गए थे? जब बहन जी इतनी मजबूत हैं, जब अखिलेश जी इतने मजबूत थे, जब इनका वोट बैंक एक साथ आ गया, तो क्यों पिछली बार हार गए? देखिए, पिछली बार क्या था कि कांग्रेस अलग लड़ी थी 2019 के चुनाव में, और कांग्रेस इस देश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र में विकल्प वही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कब्र में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस अलग से लड़ी, लोगों का भरोसा नहीं बन पाया इस गठबंधन को लेकर कि अखिलेश और मायावती जी साथ हैं, दलित और अखिलेश जी का जो वोट है वो साथ आया और साथ आकर भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाया, क्योंकि उसमें से कुछ मुस्लिम जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को जो 6% वोट मिला, 7% वोट मिला, उसमें मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ गया, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक ये देखता है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटा कौन सकता है। भारतीय जनता पार्टी को कौन हटाएगा? कांग्रेस हटाएगी, कांग्रेस ही सत्ता में पूरे देश में वोट कलेक्ट करके हटाएगी, तो कांग्रेस के साथ गया। लेकिन अब अगर ये कलेक्टिव होते हैं, एक जगह एक साथ पर आते हैं, तो ये भारत देश के इलेक्शन के इतिहास में एक ऐसी तस्वीर बन सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के भीतर से सुपड़ा साफ हो सकता है। क्योंकि मैं अभी यहां पर बता दूं, क्योंकि बहन जी का दलित वोट बहन जी के एक इशारे पर उनके साथ आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब अब उनके भतीजे आकाश आनंद कमान संभाल रहे हैं और आगे बढ़कर कमान संभाल रहे हैं, तब जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास गया है राशन की वजह से, दूसरे कारणों की वजह से, वो वोट बैंक वापस आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को इसी से खतरा है कि इस समय आकाश आनंद इस तरीके से कम बैक कर रहे हैं। अभी तो 14 तारीख का ऐलान उन्होंने किया है और 14 से पहले ही वो उनका एक पहला वीडियो आया है जो बहुत ज़्यादा सशक्त वीडियो है, जो बहुत ज़्यादा अपीलिंग वीडियो है और दलित समाज के लोगों में उसने बहुत ज़्यादा असर किया है। अच्छा, स्ट्रेटेजी देखिए भरत भाई, अब वीडियो का जिक्र छेड़ा है तो जल्दी से उस पर 1 मिनट बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी देखिए, उन्होंने एक नंबर जारी किया है और कहा है कि इस पर मिस्ड कॉल कीजिए और मैं आपसे सीधे जुड़ूंगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि वो जुड़ाव जो बहन जी अपने भाषणों के जरिए करती थी ना, उसको उनके भतीजे जो आनंद साहब हैं उन्होंने और आगे बढ़ाया है।
और आगे बढ़ाकर लाए हैं, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सिर्फ एएनआई पर आकर भाषण दे देने से या माइक पर आकर भाषण दे देने से पब्लिक को कनेक्टिविटी के लिए उनके पास पहुंचना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा, सोशल मीडिया से वो बात इनके भतीजे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आकाश जी बहुत बेहतर तरीके से उसको अमल में भी लाएंगे। आज के उनके वीडियो संदेश से ये मालूम चल गया कि बहन जी इस दफ़ा कमाल करने जा रही हैं, और अगर इंडिया गठबंधन के साथ वो आती हैं तो उत्तर प्रदेश में बहुत भयंकर कमाल होने वाला है। और ये जो 50% का वोट बैंक पहुंचा है यहाँ पर, ये 50% का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को तारे दिखा सकता है। जबकि आपने काट के इस पूरे परसेंटेज को ऐड किया है। इसमें हमने पिछड़ा नहीं जोड़ा है, पिछड़े में सिर्फ यादव जोड़े हैं हमने, और मुस्लिम जोड़े हैं, और दलित वोट बैंक, तीन चीजें, तीन। कांग्रेस को आपने साइड कर दिया है, आरएलडी को आपने साइड कर दिया है। कांग्रेस ने जो 6% वोट पिछली बार हासिल किए थे उसको हमने साइड इसलिए किया है क्योंकि अगर हमने मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पर 20% जोड़ दिया है, तो कांग्रेस जो 6% वोट बैंक लेकर गई है तो उसमें मुस्लिम हो सकते हैं, या हो सकता है कि उसमें, क्योंकि हमने अल्पसंख्यकों में भी सिर्फ मुस्लिम ही जोड़े हैं, हमने 1% सिख समुदाय को नहीं जोड़ा है, हमने दूसरे समुदायों को इसमें नहीं जोड़ा है। ये केवल ऊपर से जो मोटा क्यों? क्योंकि क्या मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या दूसरी जातियां समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या कुर्मी वोट बैंक जहां पर कमेरावादी पार्टी जीती है, इनकी पल्लवी पटेल जी की, क्या कुर्मी वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हो सकता? तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर सीट पर क्या ब्राह्मण वोट बैंक नहीं हो सकता? ऐसा हो ही नहीं सकता। हर सीट पर सीट की इक्वेशन के हिसाब से दूसरी जातियां भी आएंगी, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ बहुत सतही, बहुत छोटे आंकड़े लिए हैं, और उन छोटे आंकड़ों में ही भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हो रही है। फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूं, 20% मुस्लिम, 20% दलित हो गए 40%, 10% यादव हो जाते हैं 50%, सिर्फ और सिर्फ इतने में ही हो जाते हैं 50%। भाजपा का वोट 2019 में था 49%, सिर्फ इसी पर ही भाजपा का सफाया उत्तर प्रदेश से 80 सीटों पर होता दिखाई दे रहा। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि 10 मिलेंगी, 2 मिलेंगी, 3 मिलेंगी। जब परसेंटेज ही ज्यादा जा रहा है तो फिर सीटें भी तो घटेंगी ना। लेकिन भरत भाई, ये पूरा कैसे होगा? आज एक खबर आई कि भाई उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है। ये भी केवल अफवाहें हैं या फिर हो सकता है इसके अंदर कुछ दम हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन खबर तो है ही है ना। अब उसमें देखिए कह रहे हैं कि ओवैसी साहब और मायावती एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे अगर यहाँ इंडिया गठबंधन में बात नहीं बनती तो। देखिए, अगर आप 2019 की बात ओवैसी साहब के लिए करेंगे, आप किस पर करना चाहेंगे, 22 पर या 19 पर? नहीं, हम तो लोकसभा का चुनाव है पर करना चाहेंगे। 2019 के चुनाव में ओवैसी साहब जो है उनका ऐसा कोई बहुत कमाल तो दिखाई नहीं दिया उत्तर प्रदेश के भीतर। 2022 की अगर आप बात करेंगे तो 2022 की भी सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई है AIMIM की, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसके उलट जब हम बात करते हैं, अभी हमने जो आंकड़े एक तरफ रखे, परसेंटेज, जीते हुए परसेंटेज, उसके हिसाब से बात की कि अगर बहन जी आती हैं तो, अगर ये बातें सही हैं जो चल रही हैं इस समय 30% वाली, तो ऐसा हो सकता है। अब ये बात है कि अगर AIM आती है, ओवैसी साहब की पार्टी जो है बहन जी के साथ आती है, तो क्या कर सकते हैं? तो अगर आप इस पर सीधा सवाल पूछेंगे कि ओवैसी साहब और बहन जी साथ में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या कर सकते हैं, तो भरत यादव का सीधा और सपाट ये जवाब रहेगा कि अगर ओवैसी साहब और बहन जी उत्तर प्रदेश में एक साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की खटिया खड़ी कर देंगे, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति को निस्तो नाबूद कर देंगे। क्यों कह रहा हूँ मैं? इसके पीछे कारण है, जितनी पकड़ बहन जी की उत्तर प्रदेश में है उतनी पकड़ बहन जी की बिहार में नहीं थी। जितनी पकड़ ओवैसी की उत्तर प्रदेश में है, पकड़ क्या, आप सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई, लेकिन फिर भी हजार वोट काटे, 800, 900, 800, 900 वोट काटे 100 सीटों पर काटे अनुज जी। 2022 में 100 सीटों पर चुनाव लड़े और काटे। उसमें से 13 से 14 ऐसी सीटें हैं अनुज जी, 13 से 14 जिनमें सिर्फ 500 से 600 से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हारे हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये कटु सत्य है आज का। और अगर बहन जी उत्तर प्रदेश में इतना प्रभावी होने के बाद बिहार में जब प्रभावी वो नहीं थी, बिहार में ओवैसी साहब और बहन जी ने जब मिलकर चुनाव लड़ा था तो तेजस्वी
को चुनाव हारना पड़ गया था बिहार के भीतर। तो अगर उत्तर बिहार में बहन जी इतना मजबूत नहीं थी तब यह हाल था। ओवैसी इतना मजबूत नहीं थे, उतना ही मजबूत हैं जितना यहाँ उत्तर प्रदेश में, उतना ही मजबूत ओवैसी बिहार में थे। तो अगर बहन जी का एक मजबूत साथ ओवैसी को मिलता है उत्तर प्रदेश के भीतर, तो बहन जी क्या कमाल नहीं कर सकती हैं। तो ये मजबूरी है इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन के लिए ज़रूरी भी है कि वो अपने साथ बहन कुमारी मायावती जी को लेकर आएं, और उनके साथ जो एक शक्ति उभर रही है, जो युवा शक्ति उभर रही है, जो जिसका भविष्य बहुत शानदार होने वाला है। हम ये आज पहली डिबेट कर रहे हैं, पहली बातचीत कर रहे हैं जिसमें हम ये पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि आकाश आनंद जी का भविष्य उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा उज्जवल है। अब आप दूसरा सवाल मुझसे कर सकते हैं कि फिर चंद्रशेखर का भविष्य के बारे में आप क्या कहेंगे, वो भी तो दलित राजनीति करते हैं, उनके भविष्य का क्या है, उनको सीरियसली नहीं लेते क्या? लेते हैं, सीरियसली लोग उनको लेते हैं। बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, हर जगह खड़े रहते हैं, जहाँ जिसको सताया जाता है वहाँ डंके की चोट पर आगे आकर खड़े होते हैं। लेकिन जो आभा मंडल, जो बैकअप, जो बहन जी का बैकअप, जो काशीराम जी की विरासत, जो बाबा साहब अंबेडकर जी का पीछे का समर्थन, जो बहन जी का समर्थन, जो दलित नेताओं का, वामसेफ का, दलित का जो दलित बहन जी की जो दलित एक विंग है उसका समर्थन आनंद साहब के पीछे है, वो समर्थन नहीं है चंद्रशेखर के पीछे। डेट्स वाई मैं ये कह रहा हूँ कि आकाश आनंद का भविष्य बहुत बहुत ज़्यादा उज्जवल रहने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति के भीतर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय एक युवा चेहरा मांग रहा था, जिस चेहरे के ऊपर वो भरोसा करके आगे बढ़ पाते, चल पाते, जिंदाबाद कह पाते, क्योंकि बहन जी तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। और मेरे ख्याल से अब आकाश जी तक पहुँचना लोगों के लिए आसान भी रहेगा, और सहज राजनीति भी करते हैं वो। एक आज नंबर भी जारी किया है उन्होंने। तो कुल मिलाकर बाहर से पढ़ाई कर कर भी आए हैं। हाँ, लंदन से MBA किया हुआ है, गुणा गणित हिसाब किताब में लाला आदमी है वो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से। तो नहीं, अगर देखिए इतनी योग्यता है तो ये आने वाले कल का जो है वो चेहरा बन सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं अनुजी बन नहीं सकते हैं, मायावती जी ने तो घोषणा कर दी है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ बड़ा चेहरा, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई राजनीति है, अभी बहुत सारे राजनीतिक दांव पेच उनको जानने हैं। जिस तरह से मुलायम सिंह नेताजी राजनीति करते थे, मायावती राजनीति करती थी, वो सब उनको भी सीखना होगा। लेकिन आज जो वीडियो जारी हुआ है उससे कहते हैं भाई कहावत है पूत के पाँव पालने में दिख गए। बहुत बैलेंस वीडियो उन्होंने किया है, बहुत बैलेंस्ड भाषा का इस्तेमाल उन्होंने उस वीडियो में किया है। बहन जी की भाषा, बहन जी की कलम, बहन जी के लफ्ज़, बहन जी के अल्फाज उनके वीडियो में ज़रा भी नज़र नहीं आए हैं। उनकी भाषा आज के युवा की भाषा थी आज के वीडियो में। तो उन्होंने जो वीडियो जारी किया है वो वीडियो तो एक तरफ की बात रहेगी, वीडियो का जिक्र आ गया, लेकिन अगर ये बात सही साबित होती है कि बहन जी गठबंधन में आती हैं तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर होगी। भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर का जो एजेंडा है, राम मंदिर की जो राजनीति है, मंदिर के नाम पर जो वोट भुनाने की कोशिश है, वो धराशायी हो जाएगी। ये तय है। अगर देखिए, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर भावुकता का वो ज्वार उठ नहीं पा रहा है। पिछली एक और चर्चा में मैंने ये बात कही थी, आज भी कहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि वो ज्वार नहीं उठ पा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। भावनाओं की वो लहर नहीं उठ पा रही है जो उठाना चाहती है। हालांकि मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करूंगा कि वो लहर उठाने के लिए वो 100% प्रयास कर रहे हैं। टीवी पर, रेडियो पर, अखबार से ये बताया जा रहा है कि आपको दीपोत्सव मनाना है 22 जनवरी को, आपको भंडारे कराने। आज के अखबार में छपा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात कही है कि सबको भंडारा करना है, उस दिन राम राम जपना है, उस दिन जो है शाम को दिया जलाना है, उस दिन जो है मंदिरों में पूजा करनी है, टीवी देखना है पूरा दिन। अखबार में छपा है भाई साहब, अखबार में कि पूरा दिन टीवी देखना है आपको 22 जनवरी वाले दिन। और ये तब है जब इस देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं के शंकराचार्य राम मंदिर की असमय और गलत व्यक्ति के हाथों हो रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करते हुए न आने की घोषणा कर दी है। ये तब है,
ये तब जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो रही है, कोशिश कर रही है, राम मंदिर के इस मंदिर के मुद्दे को भावनाओं का ज्वार बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसमें 100% नहीं तो 10% तो कामयाब हो रही है लोगों तक ये बात पहुंचाने में। देखिए, इस देश में धर्म को विषय बनाकर, आस्था को राजनीति की वस्तु बनाकर बहुत समय से बेचा जा रहा है और इस बार भी बेचा जाएगा। मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आदरणीय श्री 108 श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय, जब लोगों के घर वाले मर रहे थे, जब इस देश के लोग कोरोना से तड़प रहे, अपने परिवार वालों को अस्पताल देखने नहीं जा रहे थे, जब इस देश के लोग अपने घर वालों का अंतिम संस्कार करने नहीं जा रहे थे, जब इस देश के लोग अपने घरों में मर चुके लोगों को गंगा में बहा रहे थे, उस समय इस देश के प्रधानमंत्री के कहने पर ताली बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे, टॉर्च जला रहे थे, बिल्कुल घर के बाहर दिया जला रहे थे, रोज एक टास्क मिल रहा था, उस टास्क को पूरा कर रहे थे। उसके पीछे क्या था? आस्था, उम्मीद, दो चीजें थी उसके पीछे, और उसी आस्था और उसी उम्मीद को 22 तारीख को भुनाया जाएगा। आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि इस देश में आस्था से बड़ा कुछ नहीं होता। जिसने आस्था का धंधा करना सीख लिया, जिसने आस्था पर वोट बनाने, पैसे कमाने सीख लिए, वो आप देख सकते हैं कहां से कहां है, फर्श से अर्श पर है। हाँ, अब आते हैं भरत भाई अपने ही टॉपिक पे, क्योंकि आखिर में आखिरी पड़ाव पर हैं हम लोग। तो ये आपको सही लग रहा है कि 30 सीटों पर अखिलेश यादव मान जाएंगे, 30 सीटों पर बीएसपी मान जाएगी और 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कंफर्टेबल रहेगी, ऐसा लग रहा है? या फिर किसी तरह की और किसी तरह का आर्गुमेंट ज़रूर आएगा कि भाई नहीं, हम तो ज़्यादा सीटें लेंगे, हम तो नेशनल पार्टी हैं? अखिलेश यादव कहेंगे हम तो 60 से कम में नहीं आएंगे, मायावती कह रही हम तो 30 ही लेंगे। देखिए, बतौर राजनीतिक विश्लेषक मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो अभी बहन जी इंडिया के साथ आई नहीं है। अगर बहन जी ये प्रस्ताव करती हैं कि मैं आऊंगी और 30 सीटें लूंगी, तो वो इस धरती का महामूर्ख राजनीतिज्ञ होगा जो बहन जी को 30 सीटें ना देकर उनको बाहर रखेगा। फुल फाइनल जो है वो ये है कि वो इस धरती का महामूर्ख राजनीतिज्ञ होगा जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना चाहता होगा और बहन जी को 30 सीटें नहीं देगा। आप 30 सीटें बहन जी को अगर मिलती हैं, 30 सीटों में बहन जी ने 10 सीटें पिछली बार जीती थी, 38 सीटें ली थी, 10 जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 5 जीती थी, उसके पीछे भी 5 जीती थी। तो अगर आप 180 पर 80 भी लड़ लीजिए और 5 ही जीतिए, अगर 80 की 80 पर भी बहन जी लड़ लें और 10 ही जीते, कांग्रेस 80 की 80 पर ही लड़ ले और एक केवल जीते रायबरेली, तो फिर क्या फ़ायदा है? फिर आपके वो इंडिया का ढोल पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, अगर आपके विचारों में पवित्रता है, अगर आप सच्चे मन से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का भाव लोगों में जगाकर उनसे वोट लेना चाहते हैं, तो पहले सीट बंटवारा करना सीखिए। और मेरे ख्याल से ये 30-30, 10, 8 और 2 का ये जो सीट कॉम्बिनेशन का बंटवारा है, ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से। तो अच्छा, वहाँ अखिलेश यादव उनका भी ईगो सेटिस्फाई है कि भाई 30 उनको है, 30 हमको है। ऐसा नहीं है कि उनको 31 या 32 दे दी गई हो। नहीं, देखिए, मैं तब इससे असहमत रहता जब मैं पीछे के रिकॉर्ड को उठाकर देखता और मैं ये पाता कि नहीं, पिछली बार तो 18 जीत चुके थे समाजवादी पार्टी के लोग, नहीं, पिछली बार तो वो जीत चुके थे। जैसे कांग्रेस से कहती है कि हम 2009 में 21 जीते थे तो हमको 21 दो, 2009 गुजर चुका, अब नहीं आएगा दोबारा। तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कांग्रेस को, ये समाजवादी पार्टी को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई 2009 आपका भी गया। आप जब 22-23 सीटें, 23-24 सीटें थी तो आपका भी गया। आपने 2014 में करके दिखाया, क्या करके दिखाया वो सबने देखा। 2019 में क्या करके दिखाया वो सबने देखा। तो अगर आप ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, वो चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो हो, अगर आप ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, तो सीट शेयरिंग के ऊपर आपको सहमत होना पड़ेगा। और ये वाजिब सीट शेयरिंग है, इसमें कोई बुराई मुझे दिखाई नहीं देती। और जब कांग्रेस इनके साथ नहीं थी तब 38 और 37 का कॉम्बिनेशन था। बिल्कुल। अब कांग्रेस इनके साथ है और दूसरे दल भी हैं जिनकी जिम्मेदारियों का वहन इनको करना है, उनको साथ अगर लेकर चलना है तो उनको कुछ देना है। तो अगर वो भी इनके साथ हैं
तो अगर बहन जी की तरफ से ये शगुफा आया है, उनके दल की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से ये हवा बाहर निकाली गई है 30-30 वाली, तो 30-30 में कोई बुराई नहीं है, फायदे का सौदा है इंडिया गठबंधन के लिए। और मुझे लगता है किसी भी प्रदेश में जहाँ जहाँ इंडिया का गठबंधन बन रहा है, किसी भी प्रदेश में, अब यहाँ पर एक स्थिति ये हो सकती है कि बहन जी और अखिलेश जी और बाकी लोग मिलकर कांग्रेस की सीटें अभी और कम कर सकते हैं। कांग्रेस को जो 10 मिली हैं ये वाजिब नहीं है, अभी भी मुझे ऐसा लगता है ये वाजिब नहीं है। जब आपकी जीतने की शक्ति ही 2-3-4 है तो 2-3-4 पर ही आपको लड़ना चाहिए। 4 से 5 ले लीजिए, बाकी 5 सीटें अभी भी दूसरों के लिए कांग्रेस को छोड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का अभी भी कुछ नहीं है। और तब छोड़ना चाहिए अगर कांग्रेस ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से अगर भारतीय जनता पार्टी हट गई अनुज जी, तो फिर दिल्ली से भी भारतीय जनता पार्टी में कोई रोक नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में स्थापित नहीं हो पाएंगे। क्यों? वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि साउथ में इनका सुपड़ा साफ है। साउथ में नो नथिंग है ये, ठीक, कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, छूछे हाथ हैं साउथ में। इनकी उम्मीद सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश से, इनकी उम्मीद सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश और राजस्थान से, सबसे ज़्यादा उम्मीद है। बिहार में भी इनकी बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि बिहार में तेजस्वी और नीतीश मिलकर खेल करेंगे। बंगाल में भी उम्मीद नहीं है इनकी, उम्मीद महाराष्ट्र में भी उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो 3 राज्य हैं यहाँ से अच्छी खासी उम्मीद है। और अगर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर डेंट लगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी को भागे बहुत लंगोटी हाथ, जो कहावत है वो नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ और है कि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उसको उत्तर प्रदेश चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। बिना उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में टिक नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको आखिर में एक और बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जिस तरीके की राजनीति की है, जो मैं कहूँगा वही सत्य है, जो मैं करूँगा वही सत्य है, जो मैं वाली जो राजनीति है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर रेलवे में ट्रेन का उद्घाटन होगा तो मोदी जी ही झंडी दिखाएंगे, भले उनसे मतलब ना हो। अस्पताल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में होगा, भले योगी जी बनाए हों, उसकी झंडी मोदी जी ही दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर एम्स बनेगा और फावड़े से खोद कर उसका ईंटा रखा जाना है तो भी वो मोदी जी रखेंगे, भले वो योगी जी बनवा रहे हो, ठीक। भले उत्तर प्रदेश में जो है कोई बड़ी चीज़ हो रही हो, किसानों को जो है धन दिया जा रहा हो, तो भले उसमें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का भी कुछ हाथ हो, लेकिन उसकी झंडी मोदी जी दिखाएंगे, ठीक। तो ये जो मैं वाला है, वो मैं वाला सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं है, वो मैं वाला भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति में भी मैं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चलती है, हमारे कई सारे दोस्त हैं जो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, या हमारे कई सीनियर्स हैं जो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, या कई सीनियर्स हैं जिनके न्यूज़ चैनल चलते हैं, उसमें अगर योगी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जाता है या योगी जी को ये कहा जाता है कि योगी जी भविष्य के पीएम हो सकते हैं, तो चैनलों से स्टोरी गिरवाई जाती है कि क्या कह रहा है बे, ये क्या हो सकता है। नो, ओनली मोदी, नो योगी। जब अंदर खाने भी यही चल रहा है तो फिर ये कतई मंजूर नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में भी आए। गठबंधन की बैसाखी भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है, बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर ये इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब नहीं हुआ, बैसाखी पर लाने में भी कामयाब हो गया, तो भी इस गठबंधन की बहुत बड़ी जीत होगी। इसको लिख कर ले लीजिए अनुज जी, क्योंकि जो तानाशाही वाला रवैया, जो राज चल रहा है, वो खत्म होगा। अगर बैसाखी पर होती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर गठबंधन में होती किसी के साथ और भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत में ना होती, तो आज मोदी जी राम मंदिर का जबरन उद्घाटन नहीं कर रहे होते। जब इस देश के 4 शंकराचार्य, 4 मतलब चारों, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब खिलाफ हैं, तब भी आप राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वो खिलाफ क्यों हैं? खिलाफ इसलिए हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति धार्मिक मामलों में टांग क्यों अड़ा रहा है। वाय, जब निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जब राम मंदिर बना, भक्तों के ब्याज के पैसे से, केवल सरकार ने पैसे नहीं दिए, कोई नरेंद्र मोदी जी का हाथ नहीं पाया भरत भाई पूरा। हाँ, बन रहा है अभी आधा अधूरा।
तो जब धर्माचार्य ये कह रहे हैं कि जब भैया राम मंदिर में मोदी जी आपका एक टका नहीं है, कौड़ी नहीं है, जब राम मंदिर के डिसीजन में आपका जो है भुनगा तक नहीं भटका है, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के लिए कहा है, तो फिर आप कौन होते हैं मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा करने वाले? क्या इस देश के सब शंकराचार्य मर गए हैं? क्या सारे पुरोहित मर गए हैं? क्या पंडा पंडित सब चले गए हैं, लुप्त हो गए हैं, अब वो नहीं रहे इस धरती के ऊपर? तो आपको प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़कर, आपको दिल्ली छोड़कर, आपको राजनीति छोड़कर, आपको देश छोड़कर आपको मंदिर का उद्घाटन करने आना पड़ रहा है। क्यों आना पड़ रहा है भाई? जब तो ये निरंकुशता नहीं होती, अगर गठबंधन में होते, अगर नाक में नकेल होती, बैसाखी की नकेल होती, तो ये नहीं होती, क्योंकि दूसरा दल कहता कि मोदी जी ये गलत है, आप ये नहीं कर सकते। अभी तो आगे नाथ है ना पीछे पगाह है, जो मर्जी वो करो। अब चाहे आप धर्माचार्यों को साइड करके खुद उद्घाटन कर लो, क्योंकि उससे नाम होगा ना। उससे 22 तारीख को उस दिन कैमरे फोटो होगी, जब कैमरे फोटो होगी तो 24 में ये होगा कि भाई मोदी जी ही मंदिर बनाए हैं। अब किसी को क्या मालूम कि सुप्रीम कोर्ट के उससे बना है, किसी को क्या मालूम कि मोदी जी की फूटी कौड़ी नहीं लगी है, किसी को क्या मालूम कि राम भक्तों ने, हमने, आपने जो चंदा मंदिर को दिया है, सिर्फ उसके ब्याज से मंदिर बनकर जितना भी बना है आधा अधूरा उतना तैयार हो चुका है, अभी मेन रकम उसमें लगी भी नहीं है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी सरकार जबरन मंदिर में घुस रही है। तो ये लोगों को नहीं मालूम है ना भाई साहब। तो अब मोदी जी उसको भुनाएंगे कि हमने राम मंदिर बनाया है इसलिए वो जबरन मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। शंकराचार्यों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई हमारे यहाँ तो जो हिंदू दर्शक देख रहे होंगे, हिंदू भाई बहन हमारे देख रहे होंगे, हम भी हिंदू, आप भी हिंदू, हम भी पूजा करते श्री राम जी की, आप भी करते, हमारे दफ्तर में श्री राम जी की मूर्ति रखी हुई है। अब आस्था अपनी जगह है, भगवान का हाथ तो हर कोई जोड़ता है। अगर मुस्लिम होता तो वो जो है दूसरी तरीके से करता, सिख होता दूसरी तरीके से करता, ईसाई होता दूसरी मान्यताएं अपनी जगह पर हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि किस तरीके से उसको भुनाया जा रहा है, किस तरीके से उसको इवेंट बनाया जा रहा है। और हमारे यहाँ जो मैं बात कहने जा रहा था कि हमारे यहाँ तो अगर मंदिर में, ऑफिस में, घर में, कहीं मंदिर में मूर्ति रखी है और वो मूर्ति खंडित हो जाती है, कहीं से टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो उसको बहुत बड़ा अनिष्ट अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि नहीं अब मूर्ति ये नहीं रखनी है, इसको नदी में कहीं पर प्रवाहित करिए, इसको जो है वैसा करिए। लेकिन राम मंदिर अधबना है, धर्म ध्वजा तक ऊपर नहीं लग पाई है, खंडित है राम मंदिर, आधा बना है, पूर्ण नहीं है। जो चीज़ पूर्ण नहीं है वो खंडित है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो धर्मशास्त्रों में, इस देश के धर्मशास्त्रों ने ये बताया, किसने बताया हमें कि राम का अस्तित्व है? इस देश के धर्मशास्त्रों ने बताया ना। इस देश के धर्मशास्त्रों ने कहा कि भगवान थे, फला भगवान थे, अवतार थे, ऐसे ऐसे थे। वहीं से पढ़कर हमने जाना, आपने जाना, रामायण से जाना, महाभारत से जाना, गीता, हर जगह से आपने जाना। वही धर्मशास्त्र तो ये बात कहते हैं कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती, खंडित मंदिर में भगवान विराजमान नहीं हो सकते। आप पूर्ण करिए पहले, आप मंदिर छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। इस देश का नास्तिक व्यक्ति भी अगर अपने घर में गृह प्रवेश करता है तो वो भी आधे अधूरे घर में गृह प्रवेश नहीं करता है, वो भी घर को लिपा पुता कर बढ़िया बनाकर उसमें गृह प्रवेश करता है। लेकिन क्या ये तानाशाही नहीं है कि जब इस देश के 4 शंकराचार्य एक तरफ खड़े हैं कि नहीं ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं, तब भी आप जबरन प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। 17 अप्रैल को रामनवमी है, आप रामनवमी तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? 24 का चुनाव क्यों नहीं कर सकते हैं? जब भगवान प्रभु श्री राम ने हमारे 500 सालों तक इंतजार कर लिया, तो वो अगले 2 महीने और इंतजार नहीं कर सकते हैं? नहीं कर पा रहे हैं 2 महीने इंतजार। भगवान इंतजार नहीं कर पा रहे हैं ऐसा नहीं है, आदरणीय श्री 108 नरेंद्र मोदी जी इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अप्रैल में आचार संहिता लग जाएगी, फरवरी लास्ट में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद इस देश का संविधान ये कहता है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी माइका लाल राजनेता इस देश में खड़ंजा तक का उद्घाटन नहीं कर सकता है। मंदिर तो बहुत बड़ी बात है, तो जब खड़ंजे तक का उद्घाटन नहीं कर सकते हैं तो मंदिर का कैसे कर पाएंगे? और अगर रामनवमी तक रुकेंगे और अभी घोषित कर देंगे कि रामलला जब आए थे तभी हम उद्घाटन करेंगे इसका, तो मोदी तो नहीं कर पाएंगे। तब तो किसी पुरोहित को करना पड़ेगा, किसी शंकराचार्य को करना पड़ेगा, किसी पंडा को करना पड़ेगा, किसी पुजारी को करना पड़ेगा, किसी अयोध्या के व्यक्ति को करना पड़ेगा, मेन पुजारी को करना पड़ेगा। मोदी जी तस्वीर से आउट हो जाएंगे, फोटो का क्या होगा?
वो जो 1000 कैमरा गोदी मीडिया के नाचेंगे अभी 22 तारीख को, और ये बताएंगे कि मोदी जो है मंदिर को मोदी जी ने ही बनाया है, गारा और सब वही उन्होंने ही रखा है, तो फिर कैसे कर पाएंगे? फिर ये सब नहीं हो पाएगा ना। बिल्कुल। तो दर्शकों को और लोगों को ये बात जाननी चाहिए, और वो पार्टियां जो हमारा वीडियो देख रही हैं, वो अगर ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए साथ आना चाहते हैं, ये इंडिया फिंडिया जो बना रहे हैं ये बनाना चाहते हैं, तो आपको सीटों में ऊंच नीच करके, इधर उधर करके गठबंधन मजबूत करना होगा, क्योंकि जनता भी ये देख रही है, ये जान रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी को आज की स्थिति में हराने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल सही बात और सच बात कहता हूँ, बुरी लगती है, बहुत लोगों को लग जाती है, नीचे गाली लिखते हैं कुछ लोग कि भरत यादव ऐसा है वैसा है, बिक गया है, इसके हाथ बिक गया, उसके हाथ बिक गया। लेकिन बहुत सही बात मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीख में जब हम बैठे हैं, जब गठबंधन ना उत्तर प्रदेश में है ना भारत के किसी भी प्रदेश में अभी तक बना है, आज की तारीख में आप भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में नहीं है। और अगर आप 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ बैसाखी पर ले आते हैं, बहुमत के आंकड़ों से हटा देते हैं, तानाशाही उनकी कम कर देते हैं, तो भी इस देश की जनता आपका धन्यवाद करेगी। बहुत शुक्रिया भरत भाई। देखिए बहुत लंबी बहस आज छिड़ गई है और भरत भाई ने आज मंदिर के मुद्दे पर भी अपनी तमाम तरह की राय रखी है और सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश की है। लेकिन मेन बात यही है कि जो 30-30 का फॉर्मूला सेट हो रहा है, वो अगर सेट हो जाता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी मुश्किल आगे आने वाले वक्त में आने वाली है। भारत एक्सपोज देखते रहिए दोस्तों। नमस्कार।